हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स के जनरेशन और इसके कंडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि नर्व इम्पल्स है क्या। अगर हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्स को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं और एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। राइट। नर्व इम्पल्स की हम बात करें तो जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं या इसी को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स है क्या। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें तो नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन्स के कम्युनिकेट करने का तरीका है। नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन्स के कम्युनिकेट करने का तरीका है। तो द वे ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम बात करते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है, तो न्यूरॉन्स के टॉक करने का, कम्युनिकेट करने का तरीका है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर ह्यूमन में हम मोस्ट इवॉल्व हैं, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो स्पीच के द्वारा होता है, वर्ड के द्वारा होता है। अब माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज समटाइम इट मे बी इंग्लिश और समटाइम इट मे बी हिंदी, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट जनरली हम लोग स्पीच के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। बट नर्व्स में जो न्यूरल सेल्स होते हैं, न्यूरल टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो इनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो नर्व इम्पल्स के द्वारा होता है। अगर हम थोड़ा और बात करें कि बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, जो न्यूरॉन्स है, उसमें कैसे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है और नर्व इम्पल्स जनरेट करने के बाद कैसे इसका कंडक्शन होता है। अगर न्यूरॉन्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन का जो तरीका होगा वो किसके थ्रू होगा, दैट इज नर्व इम्पल्स। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होता है, अगर हम एक न्यूरॉन्स के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से डायग्रामेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा न्यूरॉन्स हो गया। न्यूरॉन्स मोर और लेस इट लुक्स लाइक दिस। न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से दिखता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये हिस्सा जो हो गया न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है न्यूरॉन्स में हमारा जो कंसर्न है मेनली दो चीज़ों से है। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें तो इसके हिसाब से हम दो चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो है एक तो इसका डेंड्रॉन या डेंड्राइट जो इसकी ब्रांचेज होती है, और दूसरा जो इसका ये एलोंगेटेड पाथ होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो इस डेंड्रॉन और एक्सॉन की हम बात करें तो डेंड्रॉन और एक्सॉन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो न्यूरॉन्स के दो पोर्शन होते हैं, दो जोन होते हैं, डेंड्रॉन और एक्सॉन्स, that is very important, that is very crucial, because we know that the dendrons are the neurons nerve impulse receiving zone, है ना। तो डेंड्रॉन जो होता है वो न्यूरॉन्स का वो हिस्सा होता है जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। नर्व इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। लेकिन यानी कि जो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स होता है वो नर्व इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, या हो सकता है कि रिसेप्टर भी हो सकते हैं। तो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वो रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे। स्टिमुलस को क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सॉन, तो एक्सॉन क्या करता है कि डेंड्रॉन के ऑपोजिट काम करता है। अगर डेंड्रॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने के बाद ये न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी की ओर जो है वो नर्व इम्पल्स को सेंड करता है, सिग्नल को सेंड करता है। और एक्सॉन जो क्या करता है, वो एक्सॉन जो होता है वो नर्व इम्पल्स को इस सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर ले जाता है।
कुछ इस तरह से काम होता है कि ये जो डेंड्रॉन है वो नर्व इम्पल्स को यहाँ से रिसीव करने के बाद सेल बॉडी की ओर, और एक्सॉन अब यहाँ से टेक ओवर करता है, और टेक ओवर करने के बाद फिर ये जो है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं। अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है तो न्यूरॉन का जो फर्स्ट न्यूरॉन का प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट न्यूरॉन उसका एक्सॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से इससे जुड़ा हुआ होता है। लाइक इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन अगर मैं यहाँ पे और बनाऊं, दैट इज द कनेक्शन इज लुक लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से जुड़े हुए होंगे, ये कुछ इस तरह से एक्सॉन जो होंगे वो डेंड्रॉन से जुड़े हुए होंगे। इसको हम डिटेल में यहाँ से आगे पढ़ेंगे, बट ये कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, एक्सॉन एंड और ये डेंड्रॉन। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से क्या हो रहा है कि फ्लो कर रहा है डेंड्रॉन से, डेंड्रॉन रिसेप्टर का काम किया, डेंड्रॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से की ओर से फिर एक्सॉन रिसीव करके फिर पिक करके इसके बाद फिर एक्सॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को दूर ले जाएगा, फिर यहाँ से एक्सॉन एंड से ये डेंड्राइट्स को रिसीव होगा अगले न्यूरॉन्स का, और इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ कि न्यूरॉन्स जो है न्यूरॉन्स के बीच में कैसे नर्व इम्पल्स का आदान प्रदान हो रहा है, या नर्व इम्पल्स का कैसे जो है वो फ्लो हो रहा है। एंड रिमेंबर द द नर्व इम्पल्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल हियर। यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स का फ्लो है वो है यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पे नर्व इम्पल्स का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पे हमेशा डेंड्रॉन टू एक्सॉन, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, डेंड्रॉन टू एक्सॉन। अगर नर्व इम्पल्स कभी भी अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे रिवर्स नहीं करेगा, दिस रिवर्सल इज नॉट अलाउड है। तो ये चीजें हैं नर्व इम्पल्स की कम्युनिकेशन, ये न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया ये तो कम्युनिकेशन का तरीका हुआ कि नर्व इम्पल्स का फ्लो कैसे हो रहा है, न्यूरॉन्स में कैसे फ्लो हो रहा है, और न्यूरॉन्स में जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे फ्लो हो रहा है। बट आखिर होता क्या है बेसिकली, नर्व इम्पल्स के आने से या स्टिमुलस के आने से ये नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है और कैसे फ्लो करता है। ये तो हमने रफ आइडिया, रफ स्केच बना लिया है कि इस तरह से न्यूरॉन्स के अक्रॉस या न्यूरॉन्स के अलोंग जो होता है वो नर्व इम्पल्स का फ्लो होता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जनरेशन जनरेशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का। तो अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो एक द सिचुएशन लाइक दिस कि अगर ऐसा स्टेट है जब न्यूरॉन्स में कोई नर्व इम्पल्स का फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और नर्व सिग्नल, देयर इज नो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, यानी न्यूरॉन्स एट रेस्ट। एक सिचुएशन की हम बात करते हैं जब न्यूरॉन्स जो है वो रेस्ट में है। हम एक सिचुएशन लेते हैं जब न्यूरॉन्स क्या है, रेस्ट में है। अगर न्यूरॉन्स रेस्ट में है तो क्या होगा उस टाइम पे, न्यूरॉन्स जो है वो रेस्ट में है, तो व्हाट विल हैपन दैट टाइम, राइट। तो रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन का ठीक वैसे ही है जैसे हमारा रेस्टिंग स्टेज है। अगर हम खुद की बात करें कि भैया हमारा रेस्टिंग स्टेज है, दैट मीन्स कि फंक्शनली हम इनएक्टिव हैं, हमें ऐसा लगता है कि वी आर इनएक्टिव फंक्शनली, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम अगर कुछ भी है, पढ़ाई करना, बाजार जाना, इफ देर पढ़ाना है ना, खेलना कूदना, इफ देर इज एनीथिंग, हम काम नहीं कर रहे हैं, बस हम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, दैट इज आवर रेस्ट सिचुएशन। बट ऐसा नहीं है कि पूरा शरीर रेस्ट में होता है, हमारे अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन टू कीप द सेल लाइव। द सिमिलर केस इज देयर फॉर न्यूरॉन ऑल्सो। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल which mean to be function as to carry out the nerve impulse, दैट इज न्यूरॉन जो होंगे वो नर्व इम्पल्स को कैरी करेंगे। बट रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि न्यूरॉन्स में के अक्रॉस या अलोंग कोई भी नर्व इम्पल्स का फ्लो नहीं होता है, किसी भी नर्व इम्पल्स का फ्लो नहीं होता है। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन्स रेस्ट में है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का फ्लो नहीं है, न्यूरॉन्स रेस्ट में है, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो है उस समय सेल्स को लिविंग रखने के लिए, बट
कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिक फ्लो या नर्व इम्पल्स का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर हम और डीप एनालाइज करें उस समय की मेम्ब्रेन के साथ, अगर हम मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी देखें रेस्टिंग स्टेज में, तो उसमें हम ये पाते हैं कि ये जो हमारा न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन होता है, अगर हम न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन को हम क्लोजली मॉनिटर करें, तो क्लोजली मॉनिटर करने पे हम पाते हैं कि न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन जो होता है वो बाहर में, आउटसाइड ऑफ द एक्सोप्लाज्म, दैट इज अगर हम ये बात करें कि ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, और ये एक्सोप्लाज्म है, अगर हम अंदर में एक्सोप्लाज्म की बात करें, अगर ये एक्सोप्लाज्म है, राइट, इफ दिस इज एक्सोप्लाज्म, इस समय क्या होगा कि अगर रेस्टिंग स्टेज में है तो उस समय देखने को ये मिलेगा कि जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है, उसके बाहर सोडियम आयन डोमिनेट कर रहा है। मोर स्पेसिफिकली हम ये कहेंगे कि बाहर में सोडियम आयन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, बाहर में सोडियम आयन का डोमिनेंस है, रिलेटिव कंसेंट्रेशन सोडियम आयन का और सबके रिस्पेक्ट में और सारे आयंस के रिस्पेक्ट में हाई है। और इन साइड जब हम देखते हैं तो इन साइड में क्या मिलता है कि जो पोटेशियम आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, बट रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेशन इज ओवरऑल लो एज कंपेयर टू आउटसाइड। अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बाहर में सोडियम अंदर में पोटेशियम, और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन तो है ही दोनों का, तो फिर बाहर पॉजिटिव ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्यों आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्यों आ गया। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, इशूज होता है कि बाहर में भी सोडियम आयन, अंदर में पोटेशियम आयन, तो बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर में ये डिफरेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करता है ओवरऑल, तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन जो होता है वो डोमिनेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड। उसी समय हमें ये भी देखने को मिलता है कि सोडियम आयन के साथ साथ ये बाहर में क्लोराइड आयन भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और अंदर में पोटेशियम के साथ अलॉन्ग विद पोटेशियम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होते हैं। ओवरऑल सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो होता है हमेशा वो डिफरेंस क्रिएट करके रखता है कि बाहर में ऑन एवरेज सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और ये इसको चूंकि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में ज्यादा है इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाहर में आउटसाइड पॉजिटिव से। आउटसाइड पॉजिटिव का मतलब ही यही हुआ कि बाहर में पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस है, और रेस्टिंग स्टेज में ये डोमिनेंस होता है वो किसके कारण होता है, वो सोडियम के कारण होता है। रेस्टिंग स्टेज में ये डोमिनेंस जो होता है किसके कारण होता है, सोडियम के कारण होता है। अंदर में पॉजिटिव चार्ज में पोटेशियम का डोमिनेंस होता है, बट ओवरऑल निगेटिव होने का रीजन ये होता है कि ये सोडियम आयन के इफेक्ट को बीट नहीं कर पाया, ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस नेगेटिव चार्ज को। ओवरऑल निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इस नेगेटिव चार्ज को, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हम देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर हम पहले से पढ़ के आए हैं, या पहले भी हमने पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, बेसिकली कि अगर दो अलग अलग चार्ज है, अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज है और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भैया दो चार्ज है और दोनों जो है वो क्या कर रहा है, सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। मैग्नेट में भी ये केस आता है कि मैग्नेट में एक आपका नॉर्थ और एक साउथ पोल है, तो इसको भी हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। पोल टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, पोल टर्म, दिस पोल, है ना। पोल आता ही है कि जो है सेपरेशन के लिए कि इफ देयर आर टू एसोसिएटेड थिंग्स वन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, तो हम पोल टर्म का यूज करते हैं, ध्रुव। यहाँ पे कुछ इसी तरह का सिचुएशन है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर में पॉजिटिव और अंदर में निगेटिव, मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर में पॉजिटिव अंदर में निगेटिव, मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर में पॉजिटिव अंदर के में निगेटिव, ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव वाला सीन क्रिएट करता है। कब, जब कोई नर्व इंपल्स कैरी आउट नहीं कर रहा है, कब जब कोई नर्व इंपल्स कैरी आउट नहीं हो रहा है रेस्टिंग स्टेज के केस में, और ये सिचुएशन कुछ पोल वाला आ जाता है, और इसी तरह से इसीलिए हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो हमारा इस सिचुएशन में मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो पोलराइज्ड होता है। क्या होता है, पोलराइज्ड। इस स्टेट को हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड है।
रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड बोलते हैं, और इसका रीजन ये है कि मेम्ब्रेन जो है वो हमारा क्या शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इस टाइम पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस है तो इस समय मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, और उसमें मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम वोल्टेज को दिखाते हैं -70 मिली वोल्ट। -70 क्यों? आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव, ये कन्वेंशनली हमने मान लिया कि इनसाइड नेगेटिव है, इसको नेगेटिव रखना है। -70 मिलीवोल्ट ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। कब? जब न्यूरॉन्स रेस्ट में होगा, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होगा, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं -70 मिलीवोल्ट। ये केस हो गया। अच्छा, अगर न्यूरॉन रेस्ट में है, -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो मेंटेनेंस कैसे होता है? अगर ये मेंटेनेंस कैसे होता है, हमें ये पता है कि मेम्ब्रेन जो होता है वो डायनेमिक स्टेट को शो करता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? डायनेमिक स्टेट को शो करता है। इसके अक्रॉस जो होगा वो चार्ज का, आयंस का फ्यूजन होता रहेगा या डिफ्यूजन होता रहेगा, राइट? डिफ्यूजन होता रहेगा, है ना? या थोड़े और हम डिटेल में बात करें कि अगर हम न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर हम न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होता है, इस न्यूरॉन मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप के चैनल होते हैं, पंप अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं कि चार्ज या आयन को एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड ले जाते हैं, लाते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? चैनल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, चैनल्स हो सकते हैं। कौन कौन से चैनल होंगे यहाँ? तो यहाँ पे जो चैनल होगा वो हमारा हो सकता है, एक एक चैनल हमारा हो सकता है लीकी चैनल। एक हमारा होता है लीकी चैनल। लीकी चैनल क्या करता है? डिफ्यूजन करता है। लीकी चैनल क्या करता है? डिफ्यूजन करता है। अगर लीकी चैनल डिफ्यूजन कर रहा है, तो डिफ्यूजन जब होगा तो डिफ्यूजन कब होगा? डिफ्यूजन जो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि आयन का ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन कहीं हाई कहीं लो है, ग्रेडियंट बन रहा है, तो ये लीकी चैनल क्या करेगा कि उस ग्रेडियंट को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। यानी कि लीकी चैनल जो होता है वो हमारा आयंस का फ्लो कराएगा, और वो हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड हियर। दूसरा चीज है, चैनल में ही एक और आता है, वो हमारा आता है वोल्टेज गेटेड चैनल। चैनल में ही एक और आता है, वो हमारा आता है वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वैसा चैनल होता है जो हमेशा बंद होता है, लेकिन वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से ये खुल जाएगा। एक सर्टेन ऑप्टिमम वोल्टेज पे ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होगा? खुलेगा, यानी कि ओपन इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज। वोल्टेज है तो ये क्या होगा? ओपन इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज, ओपन इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज। ओपन इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज चेंज कहें, या एक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स टू, इसको आप कह दो चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज चेंज करेगा, ऑप्टिमम वोल्टेज को रीच करेगा, उस समय ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल किसके लिए हो सकता है? ये सोडियम और पोटेशियम के लिए हो सकता है। सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम आयन पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकता है, होता है। लीकी चैनल में भी आपको क्या मिलते हैं? लीकी चैनल में भी आपको सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, अलग अलग आयंस के लिए आपको लीकी चैनल्स मिलते हैं। ये चैनल्स हो गया। एक चीज और आता है यहाँ पे, और वो है पंप, वो है पंप। अगर हम पंप की बात करते हैं, अगर हम पंप की बात करते हैं, अगर हम पंप की बात करते हैं, एक हमारा होता है पंप। पंप क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप, सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप। सोडियम एंड पोटेशियम आयन पंप जो होता है वो क्या करता है? ये काम करता है, एटीपी को खर्च करेगा, और एटीपी को खर्च करने के बाद ये सोडियम और पोटेशियम को डिलीवर करेगा। अगर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो फिर ये अक्रॉस द ग्रेडियंट जाएगा, ग्रेडियंट के ऊपर जाएगा, है ना, लो टू हाई जाएगा।
तो पंप जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा एटीपी को खर्च करके ये क्या करता है, अक्रॉस द ग्रेडियंट काम करता है, नॉट अलोंग द ग्रेडियंट। ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पे मेम्ब्रेन में ये जो न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कहीं चैनल होगा, कहीं पंप होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चैनल्स जो होते हैं, चैनल्स में जो लीकी चैनल होते हैं ये ऑलवेज ओपन होते हैं। लीकी चैनल ऑलवेज ओपन होते हैं, हमेशा ये कंटिन्यूअसली मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअसली ये काम करेगा, बिना रुके बिना थके हमेशा ये काम करेगा इन मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये आयंस को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर करता रहेगा ताकि रेस्टिंग स्टेज हो या अन्य कोई स्टेज हो वो मेंटेन रहे उस पर्टिकुलर टाइम पे। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट -70 मिली वोल्ट है तो -70 मिली वोल्ट मेंटेन रहे, इसके लिए लीकी चैनल जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअसली काम करता है। अगर लीकी चैनल कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर लीकी चैनल हमेशा काम कर रहा है, राइट, लीकी चैनल हमेशा काम कर रहा है तो लीकी चैनल क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अक्रॉस अलोंग काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलोंग काम करेगा और ये हाई टू लो फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। और अगर हाई टू लो फ्लो कर रहा है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये क्या करे, इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन ना कर दे, यानी कि दोनों साइड में चाहे चार्ज बराबर हो जाए, यानी कि ये जीरो कर दे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव और निगेटिव का ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम को ना रीच कर जाए, है ना पॉइंट। तो ये डिफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ब्रेक कर देगा। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ब्रेक कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि लीकी चैनल, तो फिर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ब्रेक कर दिया तो लीकी चैनल के सपोर्ट के लिए यहाँ पे पंप होता है कि भैया अगर लीकी चैनल हमारा काम कर रहा है ना रेस्टिंग स्टेज में, तो ये इक्विलिब्रियम को टेंड ना करे, 0 वोल्ट पे ये पोटेंशियल को ना लाए, इसके लिए यहाँ पे पंप होते हैं। क्या होते हैं, पंप। और ये पंप क्या करता है, पंप क्या करता है कि पंप जो है वो आपका अंदर अगर सोडियम आयन आ रहा है या पोटेशियम आयन कोई भी चार्ज आ रहा है ना, अगर बाहर प्लस और अंदर माइनस है, यानी बाहर पॉजिटिव चार्ज हाई है तो बाहर से अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेजो, और बाहर भेजने के लिए 3 सोडियम आउटसाइड यानी इफ्लक्स होता है, और इसके एवज में 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है। क्या होता है, इनफ्लक्स, इनसाइड मूव करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है इस स्लाइड का कि अगर लीकी चैनल हमेशा ओपन है तो ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट को, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को तोड़ेगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से 0 आ जाएगा। तो लीकी चैनल क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ब्रेक कर दे रहा है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट रहा नहीं, रेस्टिंग स्टेज रहा नहीं, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट रहना था वो रहा नहीं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए कि लीकी पंप अकेले जो है इस ग्रेडियंट को तोड़े ना, इसके लिए पंप काम करता है। और ये पंप जो होता है वो हमारा क्या करता है, 3 सोडियम आउटसाइड, अगर सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है तो सोडियम को आउटसाइड भेजेगा, बाहर भेजेगा, आउटसाइड भेजेगा, इफ्लक्स करेगा, और ये जो है पोटेशियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस तरह से पंप और लीकी चैनल मिलकर काम करते हैं और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट पे मेंटेन रखते हैं। और ये जो स्टेट होता है ये पोलराइज स्टेट होता है। ये क्या होता है, हमारा पोलराइज्ड स्टेट होता है, इस स्टेज को मेंटेन करके रखता है। तो ये जो हो गई पोलराइजेशन वाली स्टेज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलिए ये तो तब हो गया जब मेम्ब्रेन जो है आपका रेस्टिंग स्टेज में, दैट इज कोई काम नहीं कर रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे होगा कि अगर मान लो कि कोई स्टिमुलस आ गया, डेंड्राइट्स के पास कोई स्टिमुलस आ गया है ना, अगर कोई स्टिमुलस आ गया, डेंड्राइट्स है, ये रिसेप्टर हो गया, कोई स्टिमुलस आ गया, ये क्या हो गया, डेंड्राइट या रिसेप्टर हो गया, डेंड्राइट या रिसेप्टर हो गया। उसमें क्या होगा, अगर देर इज स्टिमुलस, इफ देर इज स्टिमुलस, इफ देर इज स्टिमुलस, अगर कोई स्टिमुलस है तो, अगर कोई स्टिमुलस है तो वो हीट हो सकता है, यानी थर्मल रिसेप्टर आपका काम करेगा, वो आपका किसी तरह का सेंसेशन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है ना,
तो अगर इस तरह से कोई स्टिमुलस है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बॉडी रिस्पॉन्ड करी, नर्व सेल्स रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिसेप्टर में ये क्या करेगा कि लोकलाइज्ड, रिसेप्टर में लोकलाइज्ड चैनल को ओपन करेगा, चैनल को क्या करेगा, ओपन करेगा। रिसेप्टर्स में कुछ सर्टेन चैनल्स होंगे जिसको ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद ये क्या करेगा, सोडियम आयन चैनल को ओपन करेगा और सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। द केस व्हेन देयर इज स्टिमुलस, बट इफ देयर इज केमिकल, इफ देयर इज केमिकल, इफ देयर इज केमिकल, जो क्या कर रहा है कि अगर कोई केमिकल है और उस वो रिस्पॉन्स कर रहा है न्यूरॉन को, तो रिसेप्टर पे जाएगा, या अगेन देयर इज सेम फिनोमेनन, ये रिसेप्टर पे जाएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे जाएगा और रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अगर कोई केमिकल है, केमिकल आकर क्या करा, केमिकल आकर बाइंड करा इस रिसेप्टर से, केमिकल आया और केमिकल आकर बाइंड करा इस रिसेप्टर से, और जब केमिकल रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो इन रिस्पॉन्स टू दीज केमिकल्स, इन रिस्पॉन्स टू दीज केमिकल्स आयन चैनल ओपन होंगे। अगेन यहाँ पे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, यहाँ पे वही सोडियम आयन चैनल या पोटेशियम आयन चैनल, यही दोनों ओपन होंगे। अगेन द सेम थिंग, अगर स्टिमुलस है तो भी सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे, अगर केमिकल है तो भी इस केमिकल के रिस्पॉन्स में आयन चैनल ओपन होंगे, और आयन चैनल ओपन होगा तो फिर ये क्या करेगा, सोडियम के एंट्री को अलाउ करेगा। तो ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है कि न्यूरॉन्स कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अगर इस केस के साथ हम आगे बढ़ें, इस केस के साथ हम आगे बढ़ें कि न्यूरॉन्स जो है, अगर हमारा रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करके रखा हुआ है, न्यूरॉन्स जो है वो हमारा रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करके रखा है, रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करने में बाहर में पॉजिटिव, बाहर में पॉजिटिव और अंदर में निगेटिव चार्ज है। इस समय अगर -70 मिली वोल्ट है, तो इस समय अगर कोई स्टिमुलस आया, इस समय अगर कोई स्टिमुलस आया, लेट से कोई स्टिमुलस आया, अगर कोई स्टिमुलस आया तो कोई किसी स्टिमुलस के आने से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन में लोकेटेड ये होते हैं आपके चैनल होते हैं, ये मेम्ब्रेन में लोकेटेड जो चैनल होंगे वो क्या होगा, ओपन होगा, मेम्ब्रेन में लोकेटेड चैनल होगा वो ओपन होगा। अब ये कौन सा चैनल होगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम आयन चैनल, है ना, और पोटेशियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम आयन चैनल, यहाँ पे मेनली सोडियम आयन चैनल क्या होगा, ओपन होगा। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो सोडियम आयन चैनल है, जब ये ओपन होगा, ये जो सोडियम आयन चैनल है जब ये ओपन होगा, ओपन होने से, ओपन होने से ये क्या करेगा, सोडियम आयन के इनफ्लक्स को अलाउ करेगा, सोडियम आयन के इनफ्लक्स को अलाउ करेगा, सोडियम आयन के इनफ्लक्स को अलाउ करेगा। दैट इज सोडियम आयन कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर 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 जा रहा है। अब ये जो ग्रेडियंट था -70 मिली वोल्ट का, वो मेंटेन ही इसीलिए था कि मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव और अंदर में निगेटिव, तभी तो -70 था। और अगर अगर हम ये कह रहे हैं कि अंदर में अब हमने पॉजिटिव चार्ज को भेजा, तो पॉजिटिव चार्ज को भेजने से क्या होगा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की ओर अप्रोच करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर अप्रोच करेगा, यानी कि -70 जो है अब अप्रोच करेगा किसको, पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। -70, -65, -60, -55, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, इस तरह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करेगा जैसे जैसे सोडियम आयन का फ्लो होगा। द कैच इज हियर कि सोडियम आयन का जब इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयन का जब इनफ्लक्स होगा इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो सोडियम आयन अंदर तो आएगा और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से चेंज होगा -65, -60, -55 मिली वोल्ट। और जब -55 मिली वोल्ट के आसपास जब आएगा, तो इस -55 मिली वोल्ट पे इस मेम्ब्रेन में जो सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है और पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है, वो ओपन होंगे, कंबाइंडली ओपन होना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस -65 पे
इस -55 मिली वोल्ट पे क्या होगा, सोडियम आयन बीजीसी वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम आयन बीजीसी ओपन होगा, बिगिंस ओपनिंग, ओपन होना शुरू होगा। और अगर ये ओपन होना शुरू हो रहा है तो ये ओपनिंग जो होता है यहाँ पे कंट्रोल्ड होता है कि ये जो ओपनिंग होता है, सोडियम आयन बीजीसी का ओपनिंग जो होता है वो फास्ट ओपनिंग होता है, पोटेशियम आयन का ओपनिंग जो होता है वो स्लो ओपनिंग होता है। दैट इज कि सोडियम आयन फास्ट ओपनिंग शो करेगा, सोडियम आयन बीजीसी फास्ट ओपनिंग तुरंत खुल जाएगा, अगर -55 पे गया खुल जाएगा, ओपन हो गया। जबकि पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल -65 को डिटेक्ट करने के बाद ये धीरे धीरे खुलेगा। और अगर ये सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, जैसे ही खुला वैसे ही सोडियम आयन बल्क में अंदर आएगा, जैसे ही खुलेगा ये क्या होगा, सोडियम आयन यहाँ से बल्क में अंदर आएगा, बल्क में सोडियम आयन अंदर आएगा, है ना। बल्क में सोडियम आयन के अंदर आने से क्या होगा कि -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट गया। अब इस -55 मिली वोल्ट से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करके आपका हो जाएगा -55 मिली वोल्ट से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करके आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चला जाएगा अप टू +30 मिली वोल्ट। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण। ये क्यों हो रहा है, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण हो रहा है, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण हो रहा है। यहाँ पे कोई रोल नहीं है पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल का, कोई रोल नहीं है पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल का। तो इस केस में जब सोडियम आयन बीजीसी खुला और सोडियम आयन अंदर डोमिनेट किया, तो उस समय मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 30 मिली वोल्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है वो लोकलाइज्ड होता है। दैट इज कि जहाँ पे ये चैनल ओपन होगा वहीं पे सोडियम अंदर आएगा, बाहर में अंदर नहीं जाएगा। तो इस हिस्से का ओवरऑल, इस हिस्से का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो चेंज करके +30 मिली वोल्ट हो गया। जबकि इस हिस्से का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है स्टिल एट द सेम, प्लस आउटसाइड माइनस इनसाइड, एंड इट इज इक्वल टू -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। अगर ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, चार्ज का डिफरेंस है, तो क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज जंप करेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंस के कारण ये क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। यानी कि यहाँ पे क्या था, हो गया था माइनस आउटसाइड, इनसाइड पॉजिटिव, इसलिए अंदर में +30 मिली वोल्ट, तो चार्ज जंपिंग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन हो गया, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी नर्व इम्पल्स का ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है इस तरह से। तो एक चीज यहाँ पे ये है कि जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज्ड स्टेट में था, इस हिस्से में मेम्ब्रेन जो है, स्टिल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, इस हिस्से में मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही केस है, यहाँ पे रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्सल। तो रिवर्सल को हम क्या बोलते हैं, ये जो होगा वो इस स्टेट को हम बोल देंगे कि डीपोलराइज्ड स्टेट है। मेम्ब्रेन का कौन सा स्टेट है, डीपोलराइज्ड स्टेट है। मेम्ब्रेन यहाँ पे डीपोलराइज्ड स्टेट में, दैट इज आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव, एंड व्हाई, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जैसे ही +30 मिली वोल्ट पे ये पहुंचेगा, जैसे ही +30 मिली वोल्ट पे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा, वैसे ही क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, इसमें अब क्या होगा, सोडियम VGC जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, और K+VGC जो होगा वो ओपन होगा। +30 मिली वोल्ट पे K+VGC ओपन होगा, और सोडियम आयन बीजीसी क्या हो गया, वो क्लोज हो गया। अगर ये इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा और इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव था, अब आयन का फ्लो हो रहा है और ये चार्ज का जंप हो रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है A to B, साइड A to B। अब अगला सिचुएशन आएगा कि ये B जो है अब ये हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा,
फिर ये बी जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होगा वो जंप करके फिर न्यूरॉन्स में एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस तरह से न्यूरॉन्स के अलोंग नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, कंडक्शन होगा। ये हो गया। लेकिन अभी जो कहानी अधूरी है वो ये है कि अगर ये स्टेट ऐसे ही रह जाए कि चलो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो ए टू बी तो चला गया, कहानी तो खत्म हो गई। नहीं, कहानी खत्म हुई। कहानी इसलिए नहीं खत्म हुई क्योंकि मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन्स को हमेशा हर एक स्टिमुलस के लिए अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उस समय क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स करेगा तो नर्व इम्पल्स का फ्लो होगा। तो नर्व इम्पल्स का फ्लो होने के लिए रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करना होगा। तो बैक टू रेस्टिंग स्टेज, यानी कि डीपोलराइज्ड स्टेट से पोलराइज्ड स्टेट में आना जरूरी है, मस्ट है। डीपोलराइज्ड स्टेट से पोलराइज्ड स्टेट में आना जरूरी है। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम जो अंदर में पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस है ये बाहर चला जाए। और इसी के लिए सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल जो सोडियम को अंदर भेज रहा था वो क्लोज हो रहा है, और पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल जो डिलेड रिस्पॉन्स को शो करता है वो अब ओपन होता है। वो अब क्या होता है? ओपन होता है। अब केस ये है कि यहाँ पे K प्लस BGC ओपन है। अब ये ओपन है तो ऑब्वियस है कि ये K प्लस को कैरी करेगा ही करेगा। लेकिन अब ये बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, सोडियम तो इनफ्लक्स कर रहा था, लेकिन K प्लस के पास ऑप्शन नहीं है इनफ्लक्स का, इसके पास ऑप्शन है इफ्लक्स का, यानी बाहर भेजने का। ये अंदर भेजेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड जो है वो हाई हो चुका है मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब ये क्या करेगा कि इस हिस्से पे क्या करेगा कि ये जो है चैनल ओपन होगा और K प्लस का इफ्लक्स करेगा। K प्लस का इफ्लक्स होगा, और K प्लस के इफ्लक्स होने से, पोटेशियम आयन के इफ्लक्स होने से क्या होता है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा बाहर में। और पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप होगा तो ये +30 मिली वोल्ट से क्या हो जाएगा, बाहर में पॉजिटिव हो गया, यानी कि आउटसाइड पॉजिटिव। तो अब हमारा पोटेंशियल इनसाइड में ये मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव, यानी कि ये चला जाएगा -70 मिली वोल्ट पे। लेकिन अगेन देयर इज इशू, ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है पोटेशियम के लिए वो तो ओपन है, 70 पे जाएगा तो बोलेगा कि भैया बंद हो जा, -70 पे आ गया। अब -70 पे जब आ गया तो पोटेशियम आयन BGC को बंद होना पड़ेगा। लेकिन क्या बंद होगा? सोचिए, जो देर से गेट खुला है वो देर से बंद भी होगा। द डिलेड ओपनिंग इज ऑल्सो मैनिफेस्टेड बाई डिलेड क्लोजिंग ऑफ द पोटेशियम आयन BGC। यानी कि ये पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल है वो डिलेड क्लोजिंग को शो करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नाउ डिलेड क्लोजिंग ऑफ K प्लस BGC इज मैनिफेस्टेड बाई, क्या होगा, बाहर में और ज्यादा पॉजिटिव बिल्डअप हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव बिल्डअप होगा, और ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, अंदर में कंपेरेटिवली और ज्यादा निगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। और ये क्या होगा, जब तक K प्लस BGC बंद हो, जब तक K प्लस BGC बंद हो, डिलेड हो, तब तक ये क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव चार्ज और बिल्डअप हो जाएगा, अंदर में और निगेटिव, और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट से -110 मिली वोल्ट को अप्रोच कर सकता है। यानी कि होना था -70 और हो गया -90 से -110, यानी केस जो हो गया पोलराइजेशन का नहीं, हाइपर स्टेट चला गया, ज्यादा हो गया, -70 से ज्यादा -90 हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। यानी कि ये जो रीपोलराइजेशन वाला स्टेट था, ये जो रीपोलराइजेशन वाला स्टेट था कि भैया डीपोलराइजेशन में मत रहो, रीपोलराइज हो जाओ, -70 पे आ जाओ, ताकि क्या हो, ताकि अगला पोटेंशियल को कैरी करो। लेकिन अब ये रुका नहीं, -70 पे रुका नहीं, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ K प्लस BGC अब ये -90 से -110 हाइपर पोलराइज स्टेट को चला गया, और तब जाके धीरे धीरे स्लो क्लोजिंग के कारण अब जो होगा वो K प्लस BGC जाके बंद हो जाएगा। K प्लस BGC क्या होगा, बंद हो जाएगा। K प्लस BGC क्या हो गया, बंद हो गया। K प्लस BGC बंद हो गया, ठीक है। पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो गया, यहाँ तक तो सही है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब ये जो K प्लस BGC क्लोज हुआ,
तो बाहर में तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव और अंदर में बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया, यानी हाइपर पोलराइज स्टेट है, तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको बैक टू पोलराइजेशन, पोलराइज स्टेट, बैक टू पोलराइज स्टेट क्या होगा, बैक टू पोलराइज स्टेट। बैक टू पोलराइज स्टेट कैसे होगा, यानी कि बाहर में जो पॉजिटिव है वो अंदर में भेजो पॉजिटिव चार्ज, अंदर में भेजो पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेशियम आयन बीजीसी बंद हो गया, सोडियम आयन बीजीसी बंद हो गया, बचा कौन, एक पंप बच गया और एक लीकी चैनल बच गया। तो पंप और लीकी चैनल दोनों काम करेगा मिलकर। लीकी चैनल क्या करेगा कि कुछ पोटेशियम को बाहर से अंदर भेजेगा, कुछ पोटेशियम को बाहर से अंदर भेजेगा, ठीक है। भेजता है तो इसके साथ साथ लीकी चैनल के डिफ्यूजन के कारण अंदर में जो है वो आपका -110 से जो वोल्टेज है, यानी निगेटिव जो बहुत ज़्यादा हाइपर पोलराइज स्टेट है, अब वो बिल्डअप होना शुरू करेगा, -70 के अप्रॉक्स आएगा। और उस स्टेट को ओवरऑल मेंटेन करने के लिए पंप की एक्टिविटी नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर पंप काम नहीं करेगा तो फिर ये क्या होगा, लीकी चैनल जो है सब इक्विलिब्रियम में लाकर छोड़ देगा, दैट इज कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जीरो पे ला देगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ला देगा। आउटसाइड इनसाइड दोनों में कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इक्विलिब्रेट कर जाएगा, दैट्स वाई तो लीकी चैनल के साथ साथ जो है वो जरूरी है किसका, पंप का होना। तो पंप भी जो है वो इस हाइपर पोलराइज स्टेट से मेंटेन करता है पोलराइज स्टेट को। तो ओवरऑल ये चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। अगर पसंद आए तो फिर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।